बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक वीर और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा विक्रमादित्य। उसका राज्य हर ओर से सुख शांति और समृद्धि में डूबा था, परंतु वह जीवन के एक अकेलेपन से जूझ रहा था। उसकी प्रजा वर्षों से यह चाहती थी कि वह विवाह कर अपने लिए एक रानी चुने, जिससे राज्य को उत्तराधिकारी भी मिल सके। एक दिन दूर सुदूर वनांचल से एक संदली रथ पर सवार एक अत्यंत सुंदर युवती महल पहुंची। उसका नाम था रानी चंद्रलेखा। वह एक दूसरे राज्य की राजकुमारी होने का दावा करती थी। सौम्य, सुशिक्षित और आकर्षक व्यक्तित्व वाली। उसकी बातों में मिठास और चाल में शालीनता थी। राजा चंद्रलेखा से मिलते ही उसके सौंदर्य और विवेक से प्रभावित हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच स्नेह बढ़ा और फिर भव्य समारोह के साथ विवाह संपन्न हुआ। राज्य भर में उत्सव का माहौल छा गया। मंदिरों में दीप जलाए गए, सड़कों पर पुष्प वर्षा हुई और महल स्वर्ण व रत्नों से सजाया गया। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो स्वर्ग का कोई उत्सव पृथ्वी पर उतर आया हो। लेकिन इस विवाह के साक्षी एक और प्राणी थे, राजा का प्रिय और अत्यंत बुद्धिमान तोता। वह तोता साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि वर्षों से महल में पला बढ़ा और मानवों की भाषा और चाल को समझने वाला अद्भुत जीव था। राजा ने उसे तारा नाम दिया था और वह तारा को अपनी आंखों और कानों जैसा मानता था। तोता तारा को पता नहीं क्यों रानी चंद्रलेखा के आने के पहले दिन से ही एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जिस रात रानी पहली बार महल में रुकी थी, उसी रात तोते ने अपने पंखों में फड़फड़ाहट महसूस की थी, जैसे कोई अज्ञात खतरा पास आ रहा हो। और फिर कुछ ही समय बाद तारा को एक गहरा और भयानक रहस्य पता चला। रानी का यह विवाह केवल प्रेम या सच्चाई पर आधारित नहीं था। कहीं ना कहीं इस विवाह के पीछे एक अंधकारमय उद्देश्य छिपा था। उसे यह झांत हुआ कि यदि राजा ने इस रानी से विवाह किया, तो यह उसके जीवन के लिए एक घातक भूल साबित हो सकती है। लेकिन तारा पशु था, एक पक्षी, और जब तक उसके पास ठोस प्रमाण न हो, वह राजा से कुछ कह नहीं सकता था। एक तो वह पक्षी, और ऊपर से रानी का प्रभावशाली आकर्षण, जिसने पूरे महल को अपने वश में कर लिया था। हर कोई रानी के गुणगान में व्यस्त था, और ऐसे में एक तोते की चेतावनी शायद उपहास का कारण बनती। तारा चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें हर कोने को देख रही थीं और उसके कान हर फुसफुसाहट सुन रहे थे। उसे बस एक संकेत की प्रतीक्षा थी, एक मौका जब वह अपने प्रिय राजा को उस आने वाले संकट से बचा सके, जिसे शायद खुद राजा भी न पहचान पा रहा था। राजमहल के भीतर विवाह के बाद कुछ सप्ताह तक रानी चंद्रलेखा ने एक आदर्श पत्नी का अभिनय किया। वह हर सुबह पूजा करती, रसोई में जाकर भोजन का स्वाद लेती और राजसभा में राजा के साथ बैठकर उसकी बातों में समर्थन दिखाती। सबको लगने लगा कि राजा को आखिरकार एक सच्ची साथी मिल गई है। परंतु रानी की आंखों में जो मधुरता थी, वो गहराई से देखने पर ठंडी और कठोर लगती थी। रात के समय जब सब सो जाते, तब वह एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ती थी, जो उसके पिछले राज्य की गुप्तचर प्रणाली से जुड़ी थी। और कभी कभी वह महल के नक्शों को ध्यान से देखती थी, जैसे किसी रणनीति की तैयारी कर रही हो। इधर तोता तारा अब तक पूरी तरह सतर्क हो गया था। वह दिन भर रानी की गतिविधियों पर नजर रखता। उसकी नजरें अक्सर रानी के कक्ष की खिड़कियों से झांकती रहती। एक रात की बात है। महल में चांदनी पसरी हुई थी। रानी ने अपने विशेष कक्ष में रजाई के नीचे कुछ छिपाया था, एक छोटी सी शीशी, जिसमें एक हल्का नीला पारदर्शी तरल था। यही था उसका पहला वार, जहर। रानी ने राजा विक्रमादित्य के पसंदीदा केसरिया दूध को विशेष रूप से स्वयं बनवाने का नाटक किया। रसोई से सबको हटा दिया गया। उसने मुस्कुराते हुए उस दूध में कुछ बूंदें मिलाईं और वह दूध लेकर खुद राजा के कक्ष में पहुंची। कक्ष शांत था। राजा एक किताब पढ़ रहे थे, जब रानी ने बड़े स्नेह से कहा, स्वामी, आज मैं स्वयं आपके लिए दूध लाई हूं, इसे पीकर विश्राम कीजिए। राजा मुस्कुराया। उसकी आंखों में प्रेम और भरोसा था। लेकिन ठीक उसी क्षण एक तेज परों की सरसराहट होती है। ऊपर से तारा उड़ता हुआ कक्ष में घुसता है और दूध का पात्र जो राजा के हाथ में था, उसे अपने पंजों और चोंच से धक्का देकर गिरा देता है। दूध नीचे बहता है और एक हल्का नीला धब्बा भूमि पर बनता है। राजा हतप्रभ हो जाते हैं और रानी भी। कुछ पल के लिए चारों ओर स्तब्धता छा जाती है। तारा तीखी आंखों से रानी को घूरता है। ये क्या किया तारा ने? राजा ने पूछा, किंतु तारा चुप रहा। बस
रानी को देखता रहा। रानी ने तुरंत अभिनय करते हुए कहा, शायद उसे कुछ गंध बुरी लगी होगी। पक्षी है ना, डर गए होंगे। राजा ने बात को टाल दिया, लेकिन तारा की हरकतें अब संदेह की लकीर खींच चुकी थीं। उस रात रानी ने अपने कक्ष में जाकर शीशे को देखा और बड़बड़ाई, इस पंछी ने आज अगर बीच में ना आकर सब बिगाड़ दिया होता तो मेरा काम आज ही पूरा हो जाता। लेकिन वह नहीं जानती थी कि किसी को सब पता चल रहा था और किसी ने उसे पहली बार पूरी तरह पहचान लिया था। राजा विक्रमादित्य और रानी चंद्रलेखा के विवाह को अब महीनों बीत चुके थे, लेकिन उन महीनों के भीतर रानी ने अपनी असली योजना को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। राजा के मन में रानी के लिए एक अद्भुत श्रद्धा थी। उसने रानी को अपने जीवन की संगीनी, अपने सुख दुख की साझीदार माना था। लेकिन रानी के भीतर कुछ और ही उबाल रहा था, एक छुपा हुआ षड्यंत्र, एक दूसरे राज्य के आदेश और एक लक्ष्य, राजा की मृत्यु। एक दिन रानी ने राजा से कहा, स्वामी, बहुत दिन हो गए हैं आपको विश्राम किए हुए। आइए कल हम दोनों वन भ्रमण पर चलें। वहां की शांत वायु, हरियाली और पक्षियों की ध्वनि आपके मन को आनंदित करेगी। राजा मुस्कुराए। रानी का सुझाव उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने तत्काल आदेश दिया, एक रथ तैयार किया जाए, सेवकों को विश्राम दिया जाए और केवल सारथी के साथ रानी और राजा अकेले वन की ओर प्रस्थान करें। अगले दिन प्रातः सूरज की सुनहरी किरणों में रथ महल के द्वार से निकला। रथ में रानी और राजा बैठे थे और सारथी चुपचाप रथ हाँक रहा था। रास्ते भर रानी राजा से बातें करती रही, फूलों की, पेड़ों की, बचपन की यादों की। परंतु उसकी आंखें बार बार पीछे मुड़ती थीं। वह कुछ ढूंढ रही थी। बार बार वह आसमान की ओर देखती। उसकी नजर किसी पर थी। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देख रही हो प्रिय? रानी ने झूठी हंसी के साथ उत्तर दिया, कुछ नहीं स्वामी, लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। परंतु वास्तव में रानी को चिंता थी, कहीं वह चतुर तोता तारा हमारे पीछे तो नहीं उड़ रहा। लेकिन उसे कहीं कोई परछाई नहीं दिखी, न ही कोई पंखों की आवाज सुनाई दी। रानी को लगा शायद तारा महल में ही रह गया, शायद वह अब उसका पीछा नहीं कर पाएगा। रथ धीरे धीरे घने जंगल की ओर बढ़ता रहा, जहां से एक संकरी पगडंडी एक निर्जन किले की ओर जाती थी, एक प्राचीन बंदी गृह जहां कोई आ जा नहीं सकता था। वहीं रानी ने राजा को ले जाने की योजना बनाई थी, परंतु प्रकृति भी सत्य को छिपाने नहीं देती। जैसे ही रथ ने बंदी गृह के निकट जाना शुरू किया, रानी ने सारथी को रुकने का संकेत दिया। थोड़ी देर रुकिए, उसने कहा। वह नीचे उतरी और एक पुराने पीपल के पेड़ के पीछे छिप गई। उसकी आंखें अब भी पीछे उस आकाश को निहार रही थीं, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। एक लंबा सन्नाटा, फिर एक हल्की सी हवा की लहर चली, पत्तों ने फड़फड़ाहट की और तभी वह सुनाई दिया, एक जानी पहचानी परों की आवाज, और फिर एक आवाज जो इंसानों की तरह थी। इतनी जल्दी कहां जा रही हो रानी चंद्रलेखा? रानी चौंक गई, उसके पैर ठिठक गए। सामने आकाश से नीचे उतरता हुआ उसका सबसे बड़ा डर, तोता तारा। लेकिन इस बार वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसकी आंखों में चेतावनी थी और उसकी चोंच से निकली आवाज में मानव की तरह की भाषा। सांझ की बेला थी। जंगल की हरियाली पर धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा था। घने वृक्षों के बीच पीपल के नीचे रानी चंद्रलेखा खड़ी थी। उसकी सांसें भारी थीं, उसकी आंखें बार बार आकाश को खंगाल रही थीं। तभी एक फड़फड़ाहट हुई, एक ऐसी आवाज जो वह पहचानती थी, और फिर सामने उतरा एक चमकता हुआ तोता, वही तारा। लेकिन अब उसकी आंखों में आग थी और उसकी चोंच से निकली आवाज ने रानी को स्तब्ध कर दिया। इतनी जल्दी कहां जा रही हो रानी चंद्रलेखा? जंगल में राजा को अकेले क्यों लाई हो? रानी कांप गई। उसका चेहरा एक पल को पीला पड़ गया। त तुम बोल कैसे सकते हो? वह बुदबुदाई। तोता तारा आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब साफ और गंभीर हो चुकी थी। मैं तब से सुन और देख रहा हूं जब तुमने पहली बार महल में कदम रखा था, लेकिन अब वक्त है, या तो सच बोलो या मैं राजा को सब कुछ बता दूं। रानी की सांसें तेज हो गईं। वह चारों ओर देखने लगी। कोई नहीं था। जंगल में केवल वह और तोता था, और अब वह तोता मौन नहीं, मुखर था। वह जानती थी अब वह ज्यादा देर तक अपनी साजिश नहीं छुपा सकती। उसकी आंखों में भय भर आया था, लेकिन उस भय में भी एक थकावट थी, जैसे उसे अब डरते डरते भी थकन हो चुकी हो। ठीक है,
उसने धीमे स्वर में कहा। और फिर उसका चेहरा बदल गया। नर्म और कोमल दिखने वाली रानी अब एक अलग रूप में सामने थी। उसकी आंखों में चालाकी थी, उसके स्वर में कठोरता। तुम सुनना चाहते हो ना मेरा सच? तो सुनो, तारा। वह आगे बढ़ी। उसके स्वर में अब छुपाव नहीं था। मैं इस राज्य की रानी नहीं हूं। मैं विंध्य राज्य की गुप्तचर हूं। हमारे राजा ने मुझे भेजा है इस शांत राज्य को अपने अधीन करने के लिए। राजा विक्रमादित्य का राज्य एक शांत नगरी है, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी शत्रु के। इसे जीतना आसान है, अगर उसका राजा ही मिट जाए तो। तोता तारा सन्न रह गया। उसका मन गुस्से और दुख से कांपने लगा। रानी आगे बोली, मैंने सब योजना बना ली थी। विवाह मेरा अस्त्र था, प्रेम मेरा छलावा। दूध में जहर डालने की कोशिश असफल हुई, लेकिन इस जंगल में कोई चिल्लाएगा भी नहीं। बंदी गृह पास ही है, और आज वो वहीं रहेगा, सदा के लिए। तोता चुपचाप सुनता रहा। उसका तन कांप रहा था, पंख फड़फड़ा रहे थे। और फिर उसने उड़ान भरने की कोशिश की, सीधा राजा के पास पहुंचने के लिए, उसे सच बताने के लिए। लेकिन तभी रानी ने झपट्टा मारा और अपने आंचल से उसे लपेटकर पकड़ लिया। तुमने बहुत जान लिया तारा, अब तुम बोल नहीं पाओगे, वह फुफकारते हुए बोली। उसने पास ही रखे एक लोहे के पिंजरे में तारा को बंद कर दिया। पिंजरा इतना मजबूत था कि उसमें से न तो निकला जा सकता था, न आवाज बाहर जाती। तोता चीख रहा था, लेकिन अब केवल एक कैद पक्षी की तरह, जिसे किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया था। और सच एक बार फिर कैद हो गया था। रानी चंद्रलेखा अब शांत दिख रही थी। उसका चेहरा थकावट से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक सुकून था, जैसे वह समझ चुकी थी कि उसका सबसे बड़ा डर अब पिंजरे में बंद है। तोता तारा अब लोहे के एक मजबूत, जालीदार पिंजरे में फड़फड़ा रहा था। बार बार पंख मारता, बार बार जमीन पर चोंच पटकता, लेकिन वहां से निकलना असंभव था। रानी ने पिंजरे को एक काले कपड़े से ढक दिया और उसे रथ के पिछले हिस्से में छुपा दिया। फिर वह वापस रथ में चढ़ी। राजा विक्रमादित्य वहीं उसी जगह पर बैठा था, शांत, गंभीर। रानी मुस्कुराई और बोली, चलिए स्वामी, बहुत देर हो चुकी है, अब आगे बढ़ें। राजा ने चुपचाप सिर हिलाया। रथ धीरे धीरे फिर जंगल की राहों से गुजरने लगा, पर कुछ बदल चुका था। राजा अब उतना सहज नहीं था। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी थीं, और उसकी निगाहें कभी रानी पर, कभी आसमान की ओर जाती थीं। ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा किसी नजरअंदाज की गई सच्चाई को टटोल रही हो। कुछ ही दूर चलने के बाद राजा ने अचानक कहा, सारथी, रथ मोड़ो, हम महल लौट रहे हैं। रानी चौंकी। मगर स्वामी, हम तो जंगल भ्रमण के लिए निकले थे, अचानक वापस क्यों? राजा ने उसकी आंखों में देखा, गहराई और दृढ़ता से। मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना है, और महल ही उसका उत्तर देगा। रानी का गला सूख गया। उसके होंठों पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। वह सोचने लगी, कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया। रथ अब जंगल की घनी छाया से निकल चुका था और महल की ओर मुड़ चुका था। हवा में सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान उठने से ठीक पहले की निस्तब्धता। महल पहुंचते ही राजा ने दरबार में प्रवेश किया और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। तारा कहाँ है? राजा ने एक सेवक से पूछा। महाराज, सेवक बोला, आज सुबह से हमने उसे महल में नहीं देखा। वह तो हमेशा आपके आसपास ही रहता है। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। रानी, जो अब तक पीछे खड़ी थी, के चेहरे से मानो सारा रक्त उतर गया हो। वह समझ गई थी, अब वक्त उसकी पहुंच से बाहर जा रहा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, महल के सारे हिस्सों की तलाशी ली जाए। मुझे तारा चाहिए, अभी। रानी ने अचानक हस्तक्षेप किया। उसने अभिनय करते हुए कहा, स्वामी, मुझे लगता है मैं उसे रास्ते में देख रही थी। शायद वह रथ में रह गया हो। राजा ने उसकी ओर एक गहरा जानकार नजर से देखा। ले आओ उसे। कुछ ही देर में रानी स्वयं रथ की ओर गई और भारी मन से धीरे धीरे पिंजरे को महल में लाकर राजा के सामने रख दिया। पिंजरे से काला कपड़ा हटाया गया और वहां अंदर बैठा था तोता तारा, घायल, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चेतावनी थी। महल की सभा स्तब्ध थी। राजा कुछ समझ गया था। यह केवल एक पक्षी नहीं था, यह एक सच्चा सखा था, और जो कुछ कहना चाहता था वह अब बहुत अहम हो चुका था। राजा विक्रमादित्य के सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छाया हुआ था।
सामने फर्श पर एक मजबूत पिंजरे में तोता तारा कैद बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। वह आग जो केवल सच को जानने वाले ही रख पाते हैं। राजा तारे के पास झुके। उनके स्वर में हल्की कंपन थी, एक मित्र के प्रति चिंता, एक राजभवन में छुपे हुए विश्वासघात की आशंका। तारा, उन्होंने धीरे से कहा, तुम कुछ कहना चाहते थे ना? बोलो। तब महल की सभा के सामने तारा ने वह किया जो किसी ने कभी नहीं देखा था। उसने अपनी चोंच खोली और मानव भाषा में बोलना शुरू किया। पूरा दरबार सन्न रह गया। महाराज, तारा की आवाज गूंज उठी, रानी चंद्रलेखा वह नहीं है जो वे दिखती हैं। वे विंध्य राज्य की गुप्तचर हैं। उन्होंने विवाह केवल छल के लिए किया है। उन्होंने आपको विष देकर मारने का प्रयास किया और आज वे आपको बंदी गृह में ले जाकर अपदस्थ करना चाहती थीं। मैं जब उन्हें रोकने गया तो इन्होंने मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया। राजा के मुख पर कठोरता आ गई। सभा में सरगोशियां शुरू हो चुकी थीं। रानी की आंखों से घबराहट छलकने लगी थी, पर उसने अंतिम कोशिश की। स्वामी, ये तोता, ये तो बस एक पक्षी है। आप इसकी बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? राजा ने उसकी ओर देखा। अब उस दृष्टि में प्रेम नहीं था, बल्कि एक शून्य था, एक टूटा हुआ विश्वास। जब एक तोता अपने प्राणों की बाजी लगाकर किसी को बचाने के लिए सत्य बोलता है, तो वो केवल पक्षी नहीं रहता, वो मित्र बन जाता है। और जब एक पत्नी प्रेम के आवरण में मृत्यु का वरण करे, तो वह रानी नहीं रहती, वो शत्रु बन जाती है। रानी अब घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर अब उसमें पश्चाताप नहीं था, वह केवल पराजय की पीड़ा थी। राजा ने सभा में घोषणा की, रानी चंद्रलेखा को राज्य से निष्कासित किया जाता है। न मैं उसे मृत्यु दूंगा, न महल में स्थान। उसे अपने अपराध के साथ जीवन बिताने का अवसर दिया जाएगा। शायद एक दिन वह समझे कि छल से जीता गया राज्य राख से अधिक कुछ नहीं। रानी को दरबारियों द्वारा खड़ा किया गया, पर हथकड़ी नहीं पहनाई गई। राजा ने उसे एक मौन दंड दिया था। सम्मान खोने का बोझ, विश्वास तोड़ने का कलंक और उस तोते की आंखों का सामना जो अब भी निडर खड़ा था। महल के फाटक खुले। रानी की पालकी बाहर निकली। अब उसमें न कोई सम्मान था, न कोई संगीत। केवल एक अकेली स्त्री थी, जिसने प्रेम की जगह षड्यंत्र को चुना था और हार गई। तोता तारा आजाद हो चुका था। वह राजा के कंधे पर आ बैठा और महल की ऊंचाई पर गूंज उठी उसकी एक धीमी, शांत पुकार। महल के विशाल फाटक धीरे धीरे खुल गए। बादलों से ढका आकाश जैसे सब जान चुका था। रानी चंद्रलेखा का चेहरा अब वैसा नहीं रहा था जैसा विवाह के दिन था। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी, होंठों की मुस्कान एक तीखी रेखा बन चुकी थी और राजसी वस्त्र अब सिर्फ एक निर्वासित की पहचान थे। उसे कोई बेड़ियां नहीं पहनाई गई थी। राजा विक्रमादित्य ने उसे अंतिम समय तक सम्मान दिया, या शायद उसे अपना धोखा उसी सम्मान में जलता छोड़ना था। दरबार खामोश था। तारा, वह चतुर वफादार तोता, राजा के कंधे पर बैठा चुप था, पर उसकी नजर रानी पर टिकी थी, जैसे देखना चाहता हो कि अब वह क्या करती है, किस दिशा में जाती है। रानी ने पलटकर महल को एक बार देखा, वो महल जहां उसने षड्यंत्र रचा था, झूठी मुस्कानें बांटी थीं और जिसे अब पीछे छोड़ना था। उसकी नजर कुछ क्षणों के लिए राजा पर पड़ी, जो बिना कोई भाव दिखाए उसे विदा कर रहा था। तब रानी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप महल से बाहर निकल पड़ी। दिन डूब चुका था। पीली धूप अब स्याह छाया में बदल रही थी। रानी एक सुनसान पगडंडी पर अकेली चल रही थी, जहां न कोई सैनिक था, न कोई रथ। उसके मन में अब एक युद्ध चल रहा था, पछतावे और क्रोध का। क्या वह सच में गलत थी, या वह अपने राज्य की सेवा कर रही थी? क्या उसे माफी मांगनी चाहिए थी, या ये राजसी दुनिया छलावा ही थी? एक पेड़ के नीचे बैठते हुए उसने आकाश की ओर देखा। शायद, उसने खुद से कहा, यह हार नहीं है, यह अगली चाल की तैयारी है। कुछ दूर जंगल के दूसरे छोर पर एक परछाई उसका इंतजार कर रही थी। एक दूत, विंध्य राज्य का भेजा गया संदेशवाहक। उसके पास एक नया संदेश था। महारानी, उसने कहा, राजा को तुम्हारे विफल होने की खबर मिल चुकी है, पर उन्होंने एक आखिरी योजना तुम्हारे लिए रख छोड़ी है। यदि तुम चाहो तो वापसी अब भी संभव है। रानी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसकी आंखों में एक बार फिर वही पुरानी चमक लौटी, चालाकी की, अवसर की और शायद बदले की भी। उसने कहा, मुझे कुछ समय दो, अब की बार मैं बिना गलती के लौटूंगी, पर शायद रानी बनकर नहीं,
कुछ और बनकर। तोता तारा एक खिड़की से बाहर देख रहा था। वह जानता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और रानी, शायद वह लौटेगी किसी और रूप में। शायद राजा को फिर परीक्षा देनी होगी, या शायद वह जंगल की किसी कुटिया में बैठकर अपने ही भीतर की रानी को ढूंढ रही होगी, जो गुप्तचरी के जाल से निकलकर मानवता की राह पर चलना चाहती है। रात का समय था। जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी से धीमा सा प्रकाश झलक रहा था। झोपड़ी के भीतर अब राजसी पोशाक नहीं, बल्कि एक साधारण साड़ी में लिपटी स्त्री बैठी थी। उसकी आंखें अब भी चंद्रमा की ओर टिकी थीं, लेकिन उसके मन में एक नई योजना आकार ले रही थी। यह अब कोई रानी चंद्रलेखा नहीं थी। यह अब एक घुमंतु साध्वी, एक जंगलवासी वैद्य, या शायद एक नर्तकी या फिर भिक्षुक स्त्री बनने जा रही थी, जो अपनी पहचान छिपाकर दोबारा उसी महल के पास पहुंचेगी, लेकिन इस बार बिना किसी के पहचान में आए, क्योंकि अब वह जान चुकी थी सीधा हमला असफल हुआ था। अब उसे अपना चेहरा बदलना होगा, अपनी आवाज, चाल, भाषा और उद्देश्य को ढांपना होगा। वह अब जंगल के साधुओं के बीच रहने लगी। कुछ ही महीनों में उसने औषधियां बनाना, चोट का इलाज करना और जड़ी बूटियों की पहचान सीख ली। उसने एक ऐसा रूप धारण किया जो किसी रानी का नहीं, बल्कि गांव की साधारण स्त्री का प्रतीक बन चुका था। फिर एक दिन राजमहल के दरबार में घोषणा हुई, एक चमत्कारी वैद्य जंगल से आई है, जो जीवन की डूबती सांसें भी लौटा सकती है। राजा को उसकी प्रतिभा के किस्से सुनाए गए, और तारा को जब उस वैद्य स्त्री की आवाज सुनाई गई, तो उसकी आंखें क्षण भर के लिए चौंक उठीं। उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। एक दिन तारा राजबाग में उड़ते हुए अचानक महल के पिछवाड़े की ओर गया। वहां एक छोटी सी झोंपड़ी में वही वैद्य स्त्री कुछ औषधियां पीस रही थी। उसने सिर उठाकर तारा को देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी और बुदबुदाई, तारा, क्या अब भी मुझे पहचान लोगे? तारा वहीं रुक गया। उसने अपनी चोंच हौले से फड़फड़ाई और फिर चुपचाप उड़ गया। अब इस महल में फिर से एक परछाई प्रवेश कर चुकी थी, पर वो अब रानी नहीं थी। वो अब कुछ और थी। शब्दों में नहीं, चाल में छल था, मुस्कान में विश्वासघात छिपा था। राजा विक्रमादित्य अब पहले जैसे सहज नहीं थे। अब वे हर नए आगंतुक की आंखों को गहराई से देखते थे, शायद इसलिए कि कभी एक सुंदर चेहरा उन्हें मृत्यु के द्वार तक ले गया था। महल के द्वार फिर एक बार खुले थे, पर इस बार भीतर प्रवेश करने वाली कोई रथ में बैठी रानी नहीं थी, न गूंजते शंखों के साथ आई कोई नववधू। इस बार महल में आई एक साधारण, सांवली, शांत और संयमित वाणी वाली वनवासी वैद्य स्त्री, जिसका नाम अब केवल मालिनी था। उसने महल के प्रांगण में कदम रखते ही मीन को छूकर प्रणाम किया। दरबारियों ने उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया। यह वही वनवासी वैद्य है महाराज, जिसने दक्षिण की रानी के बीमार पुत्र को भी औषधि देकर स्वस्थ किया था। राजा विक्रमादित्य ने उसकी ओर नजर डाली। वह स्त्री सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आवाज में सहजता थी, विनम्रता थी, पर कहीं गहराई में एक परछाई छिपी थी, जिसे राजा महसूस तो कर सकते थे, पर देख नहीं पा रहे थे। आपका स्वागत है, राजा बोले। यदि आप सच में पीड़ा हर सकती हैं, तो महल के बहुत से लोगों को आपके स्पर्श की आवश्यकता है। मालिनी ने सिर झुकाया। मैं केवल एक माध्यम हूं महाराज। औषधियां तो धरती मां देती हैं, मैं केवल उन्हें पहचानती हूं। महल के एक स्तंभ पर बैठा तोता तारा, वही जो कभी चंद्रलेखा की साजिश का साक्षी था, अब एकटक इस नवागंतुक वैद्य को देख रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। वह चुप था, पर उसकी चेतना जग चुकी थी। उसने उस मालिनी की चाल देखी, उसकी गर्दन के झुकने का ढंग, उसकी बाएं हाथ की उंगली में अब भी वही हल्की सी हल्दी की रेखा, और उस आंखों की कोर पर वही चंद्रलेखा वाली हल्की नीली तिल। वह समझ गया, वह लौट आई है, लेकिन इस बार बिना शोर के। राजा ने अपने कक्ष में मालिनी को बुलाया। उनके एक पुराने सेवक को लगातार सांस की पीड़ा थी। मालिनी ने पूरे संयम से जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया। फिर जब राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी आंखों में एक गहराई है, जैसे तुम कुछ देख चुकी हो जो हम नहीं देख पाए। मालिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो जंगल में समय बिताता है, वह सत्य और छल दोनों को करीब से पहचानने लगता है, कभी कभी तो खुद अपने भीतर भी। राजा उस वाक्य को सुनकर कुछ क्षण मौन रहे। उन्हें कुछ याद सा आया, कुछ पुरानी आवाजें, एक पिंजरे में कैद पक्षी की चीत्कार,
और एक स्त्री का टूटा हुआ प्रणाम। उस रात तारा चुपचाप महल की छत से उड़कर मालिनी के कक्ष के पास पहुंचा। उसने खिड़की के पास बैठकर उसे देखा। वह अब भी वैद्य की तरह औषधियां कूट रही थी, पर बीच बीच में एक छोटा आईना खोलकर अपने माथे पर सिंदूर लगाने की आदत दोहराती थी, जो अब उसके जीवन में नहीं था, पर आदतों में बाकी था। तारा की चोंच एक बार जमीन से टकराई, एक चेतावनी की तरह, और मालिनी ने बिना पीछे देखे बुदबुदाया, मैं जानती हूं तारा, तुम अब भी मेरी निगरानी कर रहे हो, लेकिन इस बार मैं जो लाई हूं वो विष नहीं, शायद पश्चाताप है, या शायद कुछ और। महल शांत था, पर उस शांति के भीतर कुछ हिलने लगा था, जैसे हवा में कोई पुरानी गंध लौट आई हो, जैसे किसी जाने पहचाने झूठ की परछाई फिर से दरारों से भीतर घुसने लगी हो। राजा विक्रमादित्य अब पहले जैसे नहीं थे। रानी चंद्रलेखा के धोखे के बाद वे हर व्यक्ति की आंखों में छिपा सच पढ़ने की कोशिश करते थे, और अब उस वैद्य मालिनी में कुछ था जो उन्हें शांत भी करता था और विचलित भी। वह उसका संयम देखता, उसकी सेवा भावना देखता, पर कभी कभी उसकी मुस्कान एकदम वैसी लगती जैसी चंद्रलेखा की थी। एक दिन जब राजा अपने पुराने चित्रालय में गए, वहां दीवार पर एक चित्र लटक रहा था, रानी चंद्रलेखा का आदमकद चित्र। राजा कुछ क्षण उस चित्र को देख ही रहे थे कि पीछे से धीमे पांवों की आहट आई। आप यहां? मालिनी खड़ी थी, एक औषधि की थैली हाथ में लिए। राजा ने बिना पीछे देखे पूछा, तुम्हें यह चित्र कैसा लगता है? मालिनी रुकी, उसने कुछ पल देखा और फिर कहा, सुंदर है, पर उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा है। राजा चौंके नहीं, पर मन के भीतर एक रेखा और गहरी हो गई। रात के अंधेरे में तारा महल के ऊपरी कक्षों से उड़ता हुआ उस छोटे से चबूतरे तक पहुंचा जहां मालिनी अपने एकांत में औषधियां कूटती थी। पर आज वह औषधियां नहीं बना रही थी, आज वह एक चिट्ठी लिख रही थी, एक गुप्त संकेतों वाली चिट्ठी जिसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता था। तारा चुपचाप खिड़की के पास उतरा और एक गहरी आवाज में बोला, चंद्रलेखा, अब ये अभिनय बंद करो। मालिनी कांप गई, उसने धीमे से सिर उठाया, उसके होंठ थोड़े थरथराए, पर फिर भी वह संयमित स्वर में बोली, मैं अब चंद्रलेखा नहीं हूं तारा, मैं सिर्फ एक वैद्य हूं जो अपने अपराध से मुक्त होना चाहती है। तारा आगे बढ़ा, उसकी आवाज अब कठोर हो चुकी थी। यदि पश्चाताप ही सच है तो चुपचाप राजा को सब सच बता दो, और यदि ये एक और मुखौटा है तो याद रखो, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। मालिनी की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू पश्चाताप के थे या चालाकी के, तारा अब भी निश्चित नहीं था। अब राजा के मन में संदेह की छोटी बड़ी परतें बन चुकी थीं। तारा अब खामोश निगरानी से बाहर निकल सीधी चेतावनी की भाषा में बोल चुका था, और मालिनी अब एक मोड़ पर थी, या तो सब कुछ स्वीकार करके एक नया जीवन शुरू करे, या फिर अपनी पुरानी चाल को इस बार और गहराई से बुन दे। महल में शांति थी, पर वह शांति एक परीक्षा की भूमिका बन चुकी थी। राजा विक्रमादित्य अब चुपचाप किसी फैसले की तैयारी में थे। तोते तारा की चेतावनी, मालिनी की अजीब समानताएं और उसकी हर हरकत को उन्होंने अब तक ध्यान से देखा, सुना और समझा। अब समय आ गया था सत्य को उजाले में लाने का। राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने विश्वस्त महादरबारी को बुलाया और कहा, कल एक दूत बनकर महल में आओ और कहो कि दक्षिण का सेनापति विंध्य राज्य की रानी को खोज रहा है, जो छल करके भाग गई है। उसके चेहरे की पहचान का वर्णन करो, और मालिनी के सामने यह बात अचानक छोड़ देना। दरबारी चकित था। आपको क्या संदेह है महाराज? राजा ने बस एक बात कही, सच अपने आप प्रकट होता है, अगर तुम उसके पास उसके अतीत की छाया भेज दो। मालिनी दरबार में बैठी थी, एक बीमार सैनिक की नब्ज देख रही थी। तभी महादरबारी तेज कदमों से भीतर आया, कुछ कागज हाथ में लिए। महाराज, समाचार है कि विंध्य राज्य के सिपाही एक भगोड़ी रानी की तलाश कर रहे हैं। कहते हैं वह सुंदर, चतुर, पर विश्वासघाती थी। उसका नाम था चंद्र। वह आगे कुछ कहता उससे पहले ही मालिनी का हाथ कांप गया। उसकी हथेली से औषधि की कटोरी गिर पड़ी। पूरा दरबार चुप। राजा की नजरें अब सीधी मालिनी पर थीं। वह स्तब्ध खड़ी थी, जैसे शरीर वहां हो पर आत्मा पीछे दौड़ चुकी हो। उस समय में जहां वह चंद्रलेखा थी, तोता तारा खिड़की की सलाखों पर बैठा सब देख रहा था। फिर उसकी चोंच से एक धीमा स्वर निकला, अब बच नहीं सकती, अब मुखौटा
फिसल ही जाएगा। राजा ने धीरे से कहा, मालिनी, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? मालिनी ने आंखें बंद की। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ महाराज, अब और छुपा नहीं सकती। पूरा दरबार सन्न हो गया। मालिनी आगे बढ़ी, धीरे धीरे अपने चेहरे से उस नकाब को हटाते हुए। नकाब जो आत्मा का था, पहचान का था। मैं ही हूं, चंद्रलेखा। पर अब वो चंद्रलेखा नहीं जो एक रानी बनकर विष लेकर आई थी। अब मैं वह औरत हूं जो हर दिन पछतावे की आग में जली, जो अपने अपराधों से भागते हुए जंगलों में मरी और एक नई औरत बनकर वापस लौटी। राजा उठे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न क्रोध, बस एक गहरी शांति थी, जैसी एक बहुत पुराना घाव अब साफ दिखने लगा हो। तो तुम लौट आई, पश्चाताप लेकर या पुनः छल लेकर? मालिनी की आंखें भर आईं। उसने फर्श को छूते हुए उत्तर दिया, एक अवसर मांगने नहीं, बस सत्य लौटाने आई हूं। अगर चाहें तो मुझे फिर निर्वासित करें या सजा दें, पर मुझे झूठ बनकर मत जीने दें। दरबार के बीच चंद्रलेखा, मालिनी, अब भी नतमस्तक खड़ी थी। उसका स्वर टूटा हुआ था, लेकिन उसमें एक नई सच्चाई थी। जिस स्त्री ने कभी विष से मारने की साजिश रची थी, अब वह विष को अपने भीतर पी चुकी थी